हेलो गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि कल की वीडियो के अंदर मुझसे कुछ मिसप्रोनाउंसिएशन हो गई थी जिसकी वजह से आपको वीडियो देखकर काफ़ी बुरा लगा है। उसके लिए मैं आपसे वापस से माफ़ी मांगना चाहूँगी। चलिए इस एपिसोड के स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वांग ओल्ड मैन क्वेजी के साथ में आया हुआ था बायुन सेक्ट के अंदर, जहां पर उन्होंने उस सेक्ट की फॉर्मेशन को भी तोड़ने की कोशिश की थी, जिसके चलते बायुन सेक्ट का जो लीडर था उसे काफ़ी गुस्सा आने लग गया था। और अब वो यहां पर कहने लग रहा था कि तुमने हमारे बायुन सेक्ट को आखिर क्यों ऑफेंड किया है और अब तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे अगर तुमने मुझे एक अच्छी एक्सप्लेनेशन इसके लिए नहीं दी। साथ ही यहाँ पर वांग अब उनकी शक्ल को देखने लग रहा था और वो ये भी समझ गया था कि यहाँ पर अगर अटैक करेगा तो मैं कुछ ही वक्त तक इसको रेसिस्ट कर सकता हूँ। बट यहाँ पर जो ओल्ड मैन क्वेजी थे वो तो बहुत ही आराम से बैठे हुए होते हैं, एकदम ही चिल वो नज़र आ रहे थे। जिसके साथ ही अब यहाँ पर वांगलिन ये कहने लग रहा था कि मैंने काफ़ी वक्त पहले बायुन सेक्ट के बारे में सुना था कि यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के मास्टर हैं। मैं भी यहाँ पर आया हूँ, लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और कह रहा था कि प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। हमें देखने के लिए मिलता है कि स्वॉर्ड के साथ में वो अपनी कॉन्शियसनेस को भी मर्ज कर लेता है और अब यहाँ पर वो उनके ऊपर अटैक करने वाला था, जिससे पहले ही वांगलिन यहाँ पर तुरंत ही अपने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक से टर्टल को समन कर लेता है। ये टर्टल एक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक टर्टल था और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर अपनी पावर को भी रिलीज़ कर रहा था, साथ ही काफ़ी अग्रेसिव भी नज़र आ रहा होता है। तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक एनर्जी बॉल को क्रिएट करता है और अब वो यहाँ पर इनके सेक्ट के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर एल्डर बुशिन को देखते हैं जो कि तुरंत ही यहाँ पर काफ़ी गुस्सा हो गए थे और ये कहने लग जाते हैं कि तुम हमारी कैपेबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। इसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो खुद भी यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक से बीस्ट को समन कर लेते हैं और ये बीस्ट वांगलिन के बीस्ट से काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तुरंत ही वो अपनी पावर को बाहर को थ्रो करता है और वांगलिन के इस बीस्ट को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था और ऐसा करने में वो कामयाब भी नज़र आ रहा होता है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है वांगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए और सभी यहाँ पर सेक्ट का मास्टर भी उन बीस्ट की मात्रा को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि चारों ही तरफ से वो टर्टल के ऊपर अटैक करके उसको बाइट कर रहे होते हैं। कुछ ही वक्त के अंदर अब यहाँ पर उन्होंने टर्टल को ख़त्म कर दिया था, जिससे कि वांगलिन को भी हर्ट होता है। साथ ही वांगलिन यहाँ पे ब्लड वॉमिट करने लग गया था और अब वो यहाँ पर देख रहा था कि ये बीस्ट भी उसकी तरफ को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वांगलिन अपनी पावर का इस्तेमाल भी करने जा रहा था, लेकिन इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि सब कुछ यहाँ पर रुक जाता है। यहाँ पर बीस्ट तो रुके ही थे, लेकिन यहाँ पर बायुन सेक्ट के लोग भी ऐसे ही फ्रीज हो जाते हैं। सिर्फ वांगलिन वो यहाँ पर ऐसे ही मौजूद था। तब यहाँ पर एल्डर कहने लग जाते हैं कि बिल्कुल भी मूव मत करना। अगर तुम्हें यहाँ पर इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझना है तो फिर मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि जो एक मॉन्क होता है उसका जो आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन होता है वो उसकी मैजिकल पावर के अंदर ही इनकारनेट करता है। तो असल में बात यह है कि तुम्हें इस चीज़ को अब एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अब ये कहने के बाद वो तुरंत यहाँ पर उन बीस्ट के ऊपर से उस पावर को ख़त्म करते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि बीस्ट काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए अब अटैक कर देते हैं वांगलिन के ऊपर। लेकिन असल में वांगलिन तो यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने लगा था। वो एक अलग जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो काफ़ी सारे लोगों को देखता है। असल में ये उन लोगों की सोल थी जो कि यहाँ पर एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा शेमलेस या फिर बुला भला कह रहे थे। सभी एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा गलत सलत कह रहे होते हैं। इस जगह का माहौल वांगलिन को काफ़ी ज़्यादा अलग लगता है और जैसे ही वो लोग वांगलिन को नोटिस करते हैं तभी यहाँ पर काफ़ी ज़ोर से वो साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करने लग गए थे और चिल्लाते चिल्लाते ही वांगलिन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वांगलिन तो यहाँ पर अपने ईयर्स के ऊपर ही हाथ रख लेता है और अब यहाँ पर वांगलिन सोचने लग गया था कि आखिर ये जो डिवाइन पावर है इसको ब्लॉक नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वांगलिन अब इसे धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस करने की कोशिश भी कर रहा होता। वांगलिन जो कि अब इनकी पावर को एक्सपीरियंस कर चुका था वो ये कहने लग रहा था कि असल में वाकई इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लेवल की है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सारी ही चीज़ों को वांगलिन और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस करता है, जिसके बाद उन सभी सोल्स में से एक सोल आगे बढ़ती और वांगलिन के ऊपर अटैक करने लगी थी। वांगलिन भी इस अटैक को रोकता नहीं बल्कि अब तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा साउंड भी आने लगा था, जिससे कि वांगलिन अभी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, बल्कि वांगलिन तो
अपने कानों के ऊपर हाथ रख लेता है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन अब अपनी पुरानी मेमोरीज़ को भी याद करने लगा था। सब कुछ उसके दिमाग में काफ़ी तेज़ी के साथ आ रहा होता है, जिसके बाद वांग लिन के दिमाग में हर एक मेमोरी आ रही थी जो कि उसके पास्ट से रिलेटेड है। वांग लिन को यहाँ पर दानियों की फैमिली के बारे में, मिस लू के बारे में और भी इधर उधर की काफ़ी सारी मेमोरीज़ के बारे में याद आता है। लेकिन तभी यहाँ पर एल्डर बुशिन जो था वो तुरंत ही वांग लिन के पास को आ रहा होता है उसके ऊपर और भी ज़्यादा हावी होने के लिए। लेकिन तभी वो चक्रव्यूह टूट गया था, मतलब कि वांग लिन यहाँ पर उनके इस पावर से बाहर निकल के आ चुका था और इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को एल्डर युन क्वेजी ने ही ख़त्म किया होता है। जिसके बाद वो यहाँ पर पत्तियों को चबा रहे थे और कह रहे थे कि वैसे ये इतना भी बुरा नहीं था, फिलहाल मैंने इसको मिस नहीं किया। जिसके बाद वांग लिन को देखते हैं जो कि अब फिलहाल इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ जाता है और कह रहा था कि ये तो वाकई में एक ईविल पाथ और साथ ही हेटरेट से भरा हुआ था। वांग लिन हर एक चीज़ को फील करने लग जाता और कह रहा था कि यहाँ पर सब कुछ काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से अबंडेंट है और साथ ही ये यहाँ पर हो रहा है इस बंदे की रूथलेसनेस की वजह से, क्योंकि ये बंदा अपनी रूथलेसनेस को काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ले गया है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर इसी वजह से उसने सेल्फ डिसिप्लिन को हासिल करते हुए इतनी सारी पावर को गैदर कर लिया। वांग लिन अब इस बंदे के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को थोड़ा थोड़ा समझ चुका होता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सेक्ट का एल्डर ये कहने लग जाता है कि सीनियर, तो आप यहाँ पर अपनी डिसाइबल को लेके आए हैं ताकि वो नासेंट सोल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर सके। जिसके साथ ही अब यहाँ पर युन क्वेजी उसे ज़्यादा जवाब नहीं दे रहे होते और उससे कुछ भी नहीं कह रहे होते हैं। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अब एक लेडी की तरफ को अपनी फिंगर पॉइंट कर देते हैं और कह रहे थे कि तुम यहाँ आओ और आके अपनी कल्टीवेशन को अनरिवील करो। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जो लेडी थी वो इस चीज़ के लिए तैयार तो नहीं होती और वो यहाँ पर थोड़ी गुस्से में भी नज़र आ रही होती है और यहाँ पर मना करती है, क्योंकि उसे पता था कि वो वांग लिन से थोड़ी ज़्यादा पावरफुल रहेगी। लेकिन तभी युन क्वेजी उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और कह रहे थे कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टबर्नपन दिखा रही हो। और तभी वो यहाँ पर अपने कपड़ों में कुछ तो ढूंढने की कोशिश करने लगे थे और कह रहे होते हैं कि वाकई में तुम बायोन सेक्ट के लोग काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं। और तभी वो यहाँ पर एक टोकन को निकाल के लेके आ जाते हैं। जिसके बाद तो यहाँ पर इस टोकन को देखने के बाद लेडी और बाकी सारे लोग भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे और अब वो यहाँ पर सीनियर युन क्वेजी को काफ़ी अच्छे से ग्रीट करने लग जाते हैं और कह रहे थे कि आपके पास में तो ये एंसेस्ट्रल स्पिरिट टोकन है। तभी यहाँ पर अब वो ये भी कह रहे होते हैं कि अब से हम आपके ऑर्डर को ओबे करेंगे, तो बताइए हमें क्या करना है। हालांकि वो इस चीज़ को करना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब ये जो स्पिरिट टोकन था वो इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बन चुकी थी और वो ये चाह रहे होते हैं कि अब ये स्पिरिट टोकन जो है वो इन्हीं लोगों को मिल जाए। इसलिए यहाँ पर सेक्ट का लीडर डायरेक्टली ये कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर हेल्प करने वाला हूँ इस बंदे को रियलाइज़ करवाने के लिए आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में, लेकिन उसके बदले में आपको मुझे स्पिरिट टोकन देना होगा। तभी यहाँ पर एल्डर युन क्वेजी कहने लग जाते हैं कि हाँ ठीक है, अपनी इस नॉनसेंस को बंद करो, जल्दी से आगे आओ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लेडी कुछ सोचने लग जाती है, लेकिन अब वो खुद आगे आ भी गई थी और अब यहाँ पर वांग लिन से कहने लग जाती है कि तुम्हारे पास में एक काफ़ी अच्छे मास्टर हैं। साथ ही अब यहाँ पर जैसे ही वो वांग लिन के सामने खड़ी थी तभी कहने लग जाती है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, अगर मेरे वक्त में ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती तो बहुत ही ज़्यादा सही रहता। तभी हम देखते हैं कि वो एक फ्लावर को समन कर लेती है और यहाँ पर धीरे धीरे करके वो फ्लावर जो था वो वांग लिन के पास में चला जाता है। वांग लिन अगेन एक बार फिर से इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को सीखने वाला था और वांग लिन को देखते हैं जो कि एक अजीब सी जगह पर चला जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे फ्लावर पेटल्स होते हैं और ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी वांग लिन को लग रही थी। यहाँ पर उसे काफ़ी अजीब सा फील हो रहा होता है, एक तरीके का पीस इस जगह पर था। वांग लिन को थोड़ा लेज़ी और साथ ही स्लीपीनेस फील होने लग जाती है। मिस लू भी वांग लिन को यहाँ पर नज़र आती है, जिसे देखने के बाद तो वो उसका नाम लेते हुए कह रहा था कि वर्नर। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पर वो उससे ये कहने लग जाती है कि तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो, सो जाओ। और वांग लिन यहाँ पे अपनी आइज़ क्लोज़ कर लेता है और हम देखते हैं कि इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को वांग लिन समझने की बजाय इसको फील करने लग जाता है। असल में वांग लिन अपनी आइज़ ही क्लोज कर लेता है, जिसके चलते वो धीरे धीरे करके इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के साथ में और भी ज़्यादा मर्ज हो गया था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन ऑलमोस्ट एक सी के अंदर भी चला जाता है, लेकिन फॉर्चुनेटली उसकी वो जो
ईविल बीट थी वो यहाँ पर अपीयर हो जाती है धीरे धीरे करके। वांगलिन को देखते हैं जो कि अब वापस से होश में आ जाता है और अब यहाँ पर ये जो इल्यूजन था आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन का, उसको तोड़ने में वांगलिन कामयाब हो गया था। और हम देखते हैं कि वांगलिन पसीना पसीना हो जाता है और ये कह रहा था कि अगर ये ईविल स्पिरिट बीड मेरे पास में ना होता तो शायद से मैं इसके इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के अंदर फंस के ही रह जाता। जिसके बाद वो लेडी वापस से जाके खड़ी हो जाती है और अब यहाँ पर वो ये कहने लग जाती है कि तुमने मेरे आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को तोड़ दिया, ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा रेयर है। जिसके बाद ओल्ड मैन क्वेजी उठ के खड़े हो जाते हैं और अब वो अपनी नज़रें घुमा के इधर आधर देखने लग गए थे कि अब आखिर उन्हें किसको बुलाना चाहिए। तभी यहाँ पर वो एक बंदे जिनका नाम यूजियान नोई होता है उनको बुला लेते हैं और कह रहे थे कि तुम यहाँ पर आओ। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाते हैं कि तुम्हारा आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर बुला रहा हूँ। तभी यहाँ पर ओल्ड मैन जो था वो यहाँ पर देखने लग जाता है युन क्वेंजी को शक्ल को, क्योंकि असल में वो यहाँ पर आना नहीं चाह रहा होता। उसकी शक्ल से ही लग रहा होता है अंकल अपने मन ही मन ये सोच रहे हैं कि आखिर में कहाँ फंस गया, लेकिन एल्डर ने कह दिया था तो अब भला क्या ही कर सकते थे। जिसके साथ ही अब इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता आगे जाने के लिए। तभी यहाँ पर युन क्वेंजी कह रहे होते हैं कि आगे आओ, तो वो कहने लग जाते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये इस चीज़ को रेसिस्ट कर पाएगा। लेकिन तभी युन क्वेंजी कहने लग जाते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना यहाँ पर आ जाओ, तो फिर तुम आना होगा, समझे। एल्डर जिया के पास अब उन्हें मना करने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो चुपचाप अब आगे आ गए थे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वांगलिन के पास में अब वो थर्ड मैन आ चुके थे और वो यहाँ पर जैसे ही आगे आते हैं तब वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगे थे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जो बंदा इस बार आगे आया था वो वाकई में पहले वाले दोनों बंदों से थोड़ा ज़्यादा होता है आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के अंदर, क्योंकि जैसे ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल वांगलिन के ऊपर करने लग जाता है तभी वांगलिन समझ गया था कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि वक्त यहाँ पर काफ़ी जल्दी ख़त्म हो रहा था। साथ ही वांगलिन भी कुछ अजीब सा ही फील कर रहा होता है। चारों ही तरफ से डार्कनेस आके उसे घेर लेती है और वांगलिन यहाँ पर अपनी ईविल बीड का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। और वांगलिन के ऊपर धीरे धीरे करके ये जो डार्क ओरा होता है वो हावी होने लग गया था। इवन हमें यहाँ पर वांगलिन की बियर्ड वगैरह भी दिखाई जाती है और वांगलिन काफ़ी तेज़ी के साथ एजिड हो गया था। लेकिन यहाँ पर ये जो नया वाला आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन था वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है और वांगलिन को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वाटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा गहराई होती जा रही है। वांगलिन उसी के अंदर गिर रहा था, लेकिन तभी एक डार्कनेस वाला हैंड वहाँ पर आ जाता है जो कि यहाँ पर वांगलिन के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था। वांगलिन समझ जाता है कि ये जो पर्सन है, ये जिसकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो यहाँ पर पावर को ड्रेन कर सकती है। जिसके साथ वांगलिन यहाँ पर एक बार फिर से उठ के खड़ा हो गया था और यहाँ पर वांगलिन ठीक भी हो जाता है, क्योंकि वो इसके आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझ गया था। ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि अब यहाँ पर कह रहा होता है कि चलो ठीक ही हुआ। हालांकि उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था वांगलिन के ऊपर, लेकिन तभी देखते हैं कि युन क्वेंजी उठ के खड़े हो गए थे और वो यहाँ पर कह रहे होते हैं कि वैसे छोड़ो ये सारी बातों को। और हम देखते हैं कि टोकन यहाँ पर निकाल के दे रहे होते हैं, जिसके बाद तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि घर पे आने के बाद उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और कह रहे होते हैं कि अब मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओल्ड भी हो गया हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें 1,00,000 मील तक कैसे पुल करके लेके जा सकता हूँ। तभी वांगलिन के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी। वो तो डायरेक्टली ये पूछने लग जाता है कि आपके पास में वो जो टोकन था वो कैसा था। तभी वो कहने लग जाते हैं कि वो कुछ खास नहीं, एक ब्रोकन टोकन ही था, मेरे पास तो इससे भी ज़्यादा सामान है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन की टेबल के ऊपर जो सामान रखा हुआ था वो उस सामान को तुरंत ही हटाकर फेंक देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे टोकन वांगलिन को दिखाने लग जाते हैं। वो यहाँ पर बता रहे थे कि ये टोकन मुझे लिंगू सेक्ट से मिला और कह रहे होते हैं कि देखो ये लेवल 4 का सेल्फ कल्टिवेशन कंट्री है। जिसके बाद वो वांगलिन को एक और टोकन दिखाते हुए कह रहे होते हैं कि लेवल 5 का है। और फिर बाद में ऐसे ही करते करते वो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दिखा रहे थे और अब ये भी कहने लग जाते हैं कि वैसे कैसा हो अगर मैं इस टोकन की मदद से तुम्हें बायुन सेक्ट का नया सेक्ट लीडर ऑर्डर बना दूं। मतलब कि यहाँ पर ओल्ड मैन के पास में इस तरीके के टोकन भी हैं। जिसके साथ यहाँ पर वांगलिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था और कह रहा होता है कि सीनियर आप वाकई में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, मैं वाकई आपको एडमायर करता हूं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सीनियर को ये बात कुछ खासा खुश नज़र नहीं करती और साथ ही वो ये कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे पास में कोई दूसरा सेंटेंस नहीं होता है क्या कहने के लिए। वांगलिन तो यहाँ पर चुपचाप मुंह बनाकर खड़ा हो गया था और तभी वो
आई थिंक तुम्हें बस समझने में मदद करेगा। और साथ ही वो ये भी कहने लग जाते हैं कि जो हैट मैंने तुम्हें दी है इसको भी तुम अपने पास में ही रख लो। और अब वो वांगलिन से ये भी कहने लग जाते हैं कि वुड का इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द मेरे लिए वो स्टेचू भी बना देना, समझे। जिसके साथ वांगलिन अब यहाँ पर चुप हो जाता है और ओल्ड मैन वहाँ से चले गए थे। अगेन अब वांगलिन बैठ गया था अपने काम के लिए, लेकिन वापस से वो उस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में सोचने लग जाता है। जैसे जैसे वो उस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में सोचता है वैसे ही वक्त भी बीत गया था। वांगलिन लगातार अपनी वुड कर्विंग भी स्टार्ट रखता है और वो साइड बाय साइड वुड कर्विंग को भी करता जा रहा होता है। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि यहाँ पर वांगलिन जब भी उस स्टेचू को बनाने की कोशिश करता वो बार बार ऐसे ही ब्रेक होता रहता, जिससे कि वांगलिन को यहाँ पर काफ़ी चीज़ें भी समझ में आ रही थी। वांगलिन ने उस लेडी का भी स्टेचू बना लिया था, लेकिन एल्डर का स्टेचू बनाने में वांगलिन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है। और ऐसे ही करते हुए वांगलिन को काफ़ी ज़्यादा वक्त निकल जाता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन हमेशा ही अपनी शॉप के अंदर बैठा रहता है और वो यहाँ पर उसी स्टेचू के ऊपर वर्क कर रहा था, बट अगेन वही रिजल्ट निकल कर आ रहा होता है। वांगलिन वाकई में काफ़ी पेशेंस के साथ में काम ले रहा था। दानियों को भी देखते हैं जो कि अब यहाँ पर वांगलिन के लिए रोज़ ही वाइन लेकर आया करता था और वांगलिन यहाँ पर वाइन पीते हुए उसको प्यार भी किया करता था। ह्यूमन लाइफ के बारे में भी वांगलिन को काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होता है और वांगलिन अगेन उसी स्टेचू को बनाने में लगा हुआ था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके वक्त ऐसे ही निकलता जा रहा था। दानियो तो यहाँ पर अक्सर ही वांगलिन के पास में आया करता और वांगलिन के साथ अच्छा वक्त वो बिताया करता था। वांगलिन को वो वुड कर्व करते हुए देखता था और उसे बहुत ही अच्छा भी लगता था। वांगलिन बार बार यही काम कर रहा था, लेकिन बार बार वांगलिन फेल हो जाता। अब यहाँ पर वांगलिन को दो काम करना सबसे ज़्यादा पसंद था। एक उसका फेवरेट वुड कर्विंग जो कि उसकी जीविका चलाने के लिए भी था, और दूसरा वाइन पीना। वांगलिन हमेशा यही करता रहता, बस वुड क्रब और उसके अलावा वाइन पीना। ऐसे ही करते करते पता ही नहीं चलता कि कब 17 साल निकल गए और वांगलिन आज तक उसी वुड को कर्व कर रहा है, लेकिन वो उसे करने में कामयाब नहीं हो पा रहा। तभी अब देखते हैं कि दानियो आ जाता है। दानियो और अब देखने में पहले से काफ़ी ज़्यादा यंग हो चुका है, हैंडसम भी लग रहा है। और अब वो यहाँ पर वांगलिन से ये कहने लग जाता है कि अंकल वांग मैं ड्रिंक ले आया, क्योंकि उसके फादर ने वादा किया था। लेकिन अब वांगलिन की ओल्ड एज देखते हुए दानियो वांगलिन से ये कहने लग जाता है कि अब आप ओल्ड हो गए हो, आपकी बॉडी के लिए इतनी अच्छी नहीं है, तो अब आपको वाइन पीना थोड़ा कम कर देना चाहिए। इवन वो वांगलिन को वाइन पीने भी नहीं देता, बल्कि अपने हाथ से ही कुछ वाइन वो बाउल में निकाल देता और कह रहा था कि बस इतनी ठीक है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वक्त ऐसे ही निकल गया था। दानियो की शादी का दिन भी आ जाता है। वो यहाँ पर अपनी आसपास के एरिया के अंदर जब अपनी ब्राइड को लेकर घर वापस आ रहा था, तो सारे ही लोग उसके लिए खुश होते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन भी वहीं साइड में खड़ा था, मतलब कि बारात में वांगलिन नहीं गया। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन की वुड कर्विंग का काम भी अच्छा खासा चल रहा था और वांगलिन के पास में काफ़ी पैसा वैसा भी था। लेकिन वांगलिन ने अपनी झोपड़ी को नहीं छोड़ा, इसके अंदर ही वांगलिन बैठा रहता और अक्सर वुड कर्विंग का काम करते करते वांगलिन कुछ और काम भी कर लेता। जैसे कि यहाँ पर ये जो मैन था जो कि वांगलिन के साथ में काम किया करता था, इन दोनों का बॉन्ड अब काफ़ी हो गया था, क्योंकि अब बीते कुछ सालों में वांगलिन इसके थ्रू काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को खरीद रहा है। असल में जो भी कोई अच्छी जगह दिखती इस बंदे को, वो वांगलिन के पास में आ जाता और वांगलिन से कहता कि तुम मुझे पैसे दो, मैं इस जगह को खरीद के यहाँ पर दुकान को प्लेस करूँगा। जिसके साथ वांगलिन ऐसे ही करते करते काफ़ी सारी शॉप्स को ख़रीद लेता है। लेकिन अभी भी इस बंदे के पास में इतना पैसा नहीं आया, मतलब कि इसका बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा कि वांगलिन को उसका डेप्ट वापस कर सके। और हमेशा एक ही बात कहता है कि मैं आपका डेप्ट अगले महीने वापस कर दूंगा। वांगलिन भी उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा करता था। और बीते कुछ सालों में वांगलिन की अपीयरेंस भी अब एक ओल्ड मैन की तरह होने लगी थी, जो कि एक मिडिल एज्ड ओल्ड मैन है। तभी यहाँ पर वांगलिन को देखते हैं जो कि अपने घर से बाहर निकल के जा रहा होता है। लेकिन वही बंदा वांगलिन को मिलता है, जो कि अब वांगलिन से दोबारा यही बात कहता है कि मैं आपका रेंट अगले महीने दे दूंगा पक्का। जिसके साथ ही वांगलिन को देखते हैं जो कि उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन की काफ़ी सारी शॉप्स हो चुकी थी, जिसके चलते वो शॉप ओनर वांगलिन को जानते थे और सारे के सारे वांगलिन से निवेदन कर रहे होते हैं कि आप हमारी शॉप में आइए। लेकिन वांगलिन सभी से ये कहने लग जाता है कि जाओ सभी अपने अपने कामों पर लग जाओ। और वांगलिन को देखते हैं जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहा था। और इन्हीं स्ट्रीट पे चलते चलते वांगलिन ने काफ़ी वक्त गुजार दिया था। और हमें देखने के लिए
मिलता है कि दोबारा घर में आने के बाद वो उस स्टेचू को बनाने लग जाता है, लेकिन अगेन वही होता है जो कि इतने सालों से होता आ रहा है। वांग लिन थोड़ा हताश भी हो गया था इसे देखने के बाद और कह रहा होता है कि बीते कितने वक्त के अंदर ऐसे ही सब कुछ चला गया, लेकिन फिर भी टाइम ऐसे निकला है जैसे कि एयर हो। साथ ही यहाँ पर वांग लिन को देखते हैं जो कि अब यहाँ पर हेवन के वे को समझने की कोशिश कर रहा था और ये भी कहने लग जा इतना वक्त निकल गया है कि आखिर में इसको क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। वो यहाँ पर आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में बात कर रहा था, जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक बच्चा आ जाता है और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमें देखने के लिए मिलता है कि दान न्यू का बेटा ही था, जिसका नाम शेंग शाओन्यू था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो भी वांग लिन को इतने ही प्यार से ट्रीट कर रहा था जैसे कि दान्यू क्या करता था। वो वांग लिन के पास में वाइन लेकर आता है और कह रहा होता है कि ग्रैंडपा लाइए मेरी कैंडी मुझे दे दीजिए। वांग लिन उसे कैंडी दे देता है और साथ ही अब वांग लिन से वो ये पूछने लग जाता है कि आखिर ये वाइन के अंदर क्या इतना टेस्ट होता है जो कि आप इसे रोज़ पीते हो। वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस नज़र आ रहा था। वांग लिन उसकी बातों के ऊपर ज़्यादा अटेंशन नहीं देता। तभी दान्यू यहाँ पर आ जाता है और अब यहाँ पर वो ये कह रहा होता है कि आप फिर से पीने लग गए। तभी वांग लिन उसको ये जवाब दे रहा होता है कि आज के लिए बस मैं इतना ही पी रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तभी यहाँ पर शाओन्यू हंसने लग जाता है और तभी वांग लिन को देखते हैं जो कि पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हारे डैड का क्या हाल है, जिसके साथ वो ये कह रहा होता है कि अभी तो फिलहाल वही ओल्ड प्रॉब्लम चल रही है। अब दानियों का बेटा ही कहने लग जाता है कि ग्रैंडपा रुकिए तो सही, मुझे ये तो बता दीजिए कि आखिर वाइन के अंदर ऐसा क्या होता है जिसे आप रोज़ पीते हो। लेकिन वांग लिन वहाँ से चला जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि दानियों अब उसे समझाने लग जाता है कि वाइन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कुछ प्राप्त होता है, असल में उनकी वो लाइफ है। क्योंकि दानियों तो बचपन से ही देखता आ रहा है कि वांग लिन अक्सर ही वाइन को पिया करता है और उसे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करता है। लेकिन अब हमें देखने के लिए मिलता है कि रात का वक्त हो गया था जहाँ पे हॉर्स के ऊपर शूताओं सवार होकर कहीं भाग रहा होता है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन तभी यीफू नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि ये कहने लग जाता है कि देखूंगा आखिर आज तुम कहाँ तक भाग सकते हो। तभी शू ताओ को देखते हैं जो कि अभी घसीटते घसीटते वांग लिन के घर के पास ही आ गया था और वांग लिन अपना डोर ओपन करके उससे पूछने लग जाता है कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। तभी वो कहने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। ये कहते साथ ही वो बेहोश हो गया था। वांग लिन को देखते हैं जो कि उसके पास आके उसे देखने लग जाता है। तभी ये बंदा यीफू ये कहने लग जाता है कि शू ताओ इस हिसाब से भाग रहा था, मुझे तो लगा कि शायद बहुत ही बड़ा कोई काम करेगा, लेकिन ये तो एक मॉर्टल को यहाँ पर ढूंढ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसके साथ में तुम्हारा काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप रहा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यीफू ये भी कहने लग गया था कि ठीक है चलो आज तुम दोनों को साथ ही मौत के घाट उतार देता हूँ। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यीफू तुरंत ही यहाँ पर एक स्केल्टन हेड को समन कर लेता है और अब यहाँ पर उसके अंदर से काफ़ी सारा ईविल ओरा भी बाहर आ रहा था। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वांग लिन उसे जवाब में ये कहने लग जाता है कि वैसे तो मेरी कोई इंटेंशन थी नहीं इस मैटर के ऊपर अपनी अटेंशन देने की, लेकिन तुम्हें इस सारी ही चीज़ों के अंदर मुझे इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यीफू खुद को काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर समझने के बाद अब अटैक करने वाला होता है वांग लिन के ऊपर। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है शैन की और हम देखते हैं कि शैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उस स्केल्टन हेड को ख़त्म करता है। साथ ही यहाँ पर अब यीफू को भी थोड़ा हर्ट हो गया था, उसे इंटरनल इंजरीज हो गई होती हैं और वो यहाँ पर जैसे ही शैन को देखता है तो वो यहाँ पर डर गया था क्योंकि शैन ने सारी पावर को सोलो कर लिया था। जिसके बाद वो डर के भाग जाता और कह रहा था कि तुम एक मॉर्टल नहीं हो सकते। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि शैन ये कहने लग जाता है कि मास्टर आप चाहते हैं कि क्या मैं उसके साथ ऐसे ही करूं, लेकिन वांग लिन मना कर देता है और कह रहा था कि छोड़ो भी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि पड़ोस में एक बंदा आ गया था जो कि वांग लिन के सामने इस बंदे को देख रहा होता है। तो वांग लिन ये कहने लग जाता है कि शॉपकीपर ज़रा मेरी मदद करो, इस बंदे को मेरे घर में लेटा दो। जिसके साथ ही अब वही कहने लग जाता है कि आप रहने दीजिए, हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए क्योंकि ये मैटर थोड़ा वैसा लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर वांग लिन कह रहा होता है कि नहीं तुम इसे अंदर ही लेटा दो। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो बंदा जैसे ही वांग लिन को अंदर जाते हुए देखता है तो वो समझ गया था कि वाकई वांग लिन एक अच्छा आदमी है। साथ ही वो आसपास के शॉपकीपर्स को भी बुला लेता है जिससे कि वो उसकी हेल्प कर सकें इस बंदे शू ताओ के अंदर लेटने के लिए। वांग लिन देखता है कि शू ताओ काफ़ी हर्ट हो चुका है तो कहने लग जाता है कि वैसे मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जिसके साथ ही वांग लिन अपनी ईविल बीड की पावर का इस्तेमाल करता है और अब यहाँ पर शू ताओ को हील होने के लिए छोड़ दिया था।
था। अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यीफू भागते भागते आ गया था अपने मास्टर के पास में, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सारे डिसेबल्स भी उसे देख रहे थे। उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है, लेकिन तभी वो भागते भागते बस यही कह रहा होता है कि मास्टर मास्टर आप कहाँ हो। तभी यहाँ पर वो आने लग जाता है, और जैसे जैसे उसका एक एक कदम पड़ रहा था तभी यहाँ पे काफ़ी ओरा रिलीज़ हो रहा होता है, जिसके साथ ही वो गिरता पड़ता अपने मास्टर के सामने आके खड़ा हो गया था, जिसका नाम जाओ वू टाइमिंग था। सो गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।